नमस्कार, डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शालू, चारों तरफ ठंड बढ़ चुकी है और चारों तरफ खेतों में जो हम देखते हैं पीली सरसों, नीचे हरे हरे उनके स्टेम, खूबसूरत नज़ारा होता है। बिल्कुल। और आज के जो हम विचार की शुरुआत करेंगे वो भी खेत खलिहानों से ही करेंगे। और आज जो विचार है वो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर ही गुजरता है। जी। और अब बारी इतिहास के पन्नों से। आज 23 दिसंबर है। इतिहास में बहुत कुछ घटा है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। देखते हैं एक नज़र। 1921 में आज ही के दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और वर्ष 2000 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर कोलकाता कर दिया गया था। 1968 में आज ही के दिन मौसम संबंधी देश के पहले रॉकेट मेनका का सफल प्रक्षेपण किया गया था। और वर्ष 1968 में ही आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बॉर्डमैन, जिम लेवल और विलियम एंडर्स अपोलो 8 मिशन के तहत चांद का चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बने थे। जी। और हम बात करते हैं किडनी की। 1947 में है आज ही के दिन जॉन बार्डीन, वॉल्टर एच ब्रेटेन और विलियम शॉकले ने बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और अब बात करते हैं वर्ष 2022 में आज ही के दिन की, जब बीबीसी रेडियो से दैनिक समाचार प्रसारण शुरू हुआ था। 1922 में। जी। और मैं जैसा बीच में कह रहा था, किडनी की बात कर रहा था। 1954 में है आज ही के दिन पहला मानव किडनी ट्रांसप्लांट बोस्टन मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जोसेफ ई मरे द्वारा किया गया था। और अब बात करते हैं आज के दिन की। आज खास दिन है। वर्ष 2001 से 23 दिसंबर को किसान दिवस रूप के तौर पर मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म हुआ था। उन्होंने किसानों के जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। वर्ष 2024 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बिल्कुल। और आज का दिन बहुत विशेष है और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इसी फील्ड से आते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर महेंद्र मधु जी का। आप एक वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, फाउंडर मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार, मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार। आपने कृषि विषयों पर 4 पुस्तकें लिखी हैं। खेतों के वैज्ञानिक किसान, प्रयोगधर्मी किसान और अन्वेषक किसान। आपकी सेवाओं के लिए आपको चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल जी के द्वारा आत्माराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर महेंद्र, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और आपका एक बहुत लंबा समय किसानों के साथ रहा है। आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आपको जितने पुरस्कार मिले वो भी इसी क्षेत्र मिले हैं। आज के दिन में आप क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में? 2001 में जब ये दिन प्रारंभ हुआ, उन दिनों जयपुर में नियाम है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, उसमें देश भर के लोग बैठकर कृषि विपणन के बारे में विचार कर रहे थे। भारत सरकार ने कृषि विपणन पर एक समिति बनाई थी और उससे कहा था कि आप हमें सुझाव दीजिए। ओपी बिहारी उस समिति के सदस्य सचिव थे और शंकर लाल गुरु उसके अध्यक्ष थे। मैं विशेष गुरु कमेटी भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ, गुरु कमेटी कहते हैं। तो उस कमेटी ने ही डीडी किसान जो है उसकी सिफारिश उस समय की थी और जो देश में कृषि विपणन सुधार बड़ी संख्या में हुए हैं उस समिति की देन है। तो यह 2001 की मैं आपको याद करना चाहूँ। कई मायनों में राजस्थान ने वह काम किया है जो मेरे ख्याल से कई प्रदेश नहीं कर पाए, दुनिया में कई लोग नहीं कर पाए। भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो दुनिया का एकमात्र राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के लिए किसानों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। बहुत बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। 2014 में प्रणब मुखर्जी ने इसकी शुरुआत की और पहले साल जो 2 व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में 20 दिन के लिए मेहमान बने थे, उनमें
एक थे गुरमेल सिंह धोसी श्री गंगानगर के, जो छठी पास है, और उनके साथ दूसरे व्यक्ति थे धर्मवीर कंबोज जो 10वीं पास है, जिनकी दुनिया भर में चर्चा होती है। मैं आपको याद दिलाऊं, अपना दूरदर्शन केंद्र बड़ा पवित्र केंद्र है। बिल्कुल। जिन धर्मवीर कंबोज की चर्चा होती है, 2008 में अपने उद्यान में वो आए थे, दिल्ली में रिक्शा चलाते थे और पटरी पर सोते थे। उस समय उनकी जो मशीन थी, प्रसंस्करण की मशीन, उसको अपन ने देखा और उसका सजीव रिकॉर्ड करने के बाद हमने यहाँ पर दिखाया। आज भी वो इस बात को याद करते हैं। एक मामले में राजस्थान और महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में कृषि वैज्ञानिक नाम की तो चर्चा थी, पर किसान वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था। मुझे याद है कि 2005 में जब राष्ट्रपति भवन में मुझे आत्माराम पुरस्कार 2005 का 2007 में दिया गया, प्रतिभा पाटिल ने दिया, तब कहा गया कि राजस्थान के सभी गांवों में डॉक्टर मधुप को जाना जाता है। इस कारण जाना जाता है कि चौपाल कार्यक्रम की आज देश भर में चर्चा है। उस राष्ट्रपति भवन में वो ये कहा गया। और जब 2017 जनवरी में मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के मैं प्रारंभ किया, उस समय हमने इंटरनेट पे देखा, आप आश्चर्य करेंगे, दुनिया में कहीं भी किसान वैज्ञानिक नाम नहीं था, कोई पुस्तक नहीं थी। तब हमने कहा क्या करें, तब हमने ये यात्रा प्रारंभ की जिसमें हमने किसान वैज्ञानिक नाम दिया, खेतों के वैज्ञानिक नाम दिया, पुस्तकें प्रारंभ की, और हमने ढूंढा कि कुछ इस ढंग से लोगों को जागृत किया जाए कि 100 किसान भी अगर तैयार हो जाए इस देश में और उदाहरण बन जाए। सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जाता है एक आदमी दुनिया बदल सकता है, तो हमने 100 है तो दुनिया बदली जा सकती है। तो एक ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई। जयपुर दूरदर्शन ने बहुत कुछ किया जो हम चर्चा कृषि करेंगे। वैज्ञानिक की जगह किसान वैज्ञानिक, बहुत सुंदर नाम दिया, क्योंकि यूजुअली साइंटिस्ट की परिभाषा हम ये मानते हैं कि वो लैबोरेटरीज में या खास तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और एग्रीकल्चर डोमेन में भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो किसान जो रोजमर्रा के जीवन में नए नए अभिनव प्रयोग करता है और अपने विजडम से, अपने लोगों के डिस्कशन से कुछ ना कुछ नई चीजें निकाल के लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें वैज्ञानिक के इसमें भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही। जी, आप याद करें कि 2014 में धर्मवीर कंबोज को बुलाया गया, वो 10वीं पास है। जी जी। राजस्थान के गुरमेल सिंह धोसी को राष्ट्रपति भवन में 20 दिन के लिए आमंत्रित किया गया, वो छठी पास है। जी 2015 में जयपुर के राय सिंह दैया, जिन्होंने गैसीफायर बनाया, बहुत गरीब स्थिति में थे, उनको राष्ट्रपति भवन में 2 सप्ताह के लिए आमंत्रित किया गया, कभी स्कूल ही नहीं गए। आज 8-10 देशों में उनका निर्यात होता है उसका। 2017 में संतोष पचार हैं सीकर की, गाजर में उन्होंने काम किया। 8वीं पास है, कहती मैं यूं ही पास कर लिया। उसको राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया, और राष्ट्रपति भवन में जब आमंत्रित किया गया तो प्रणब मुखर्जी ने कहा इनको माइक दीजिए, तो कहा मैं हिंदुस्तान का लाउड स्पीकर हूँ। अर्थ यह कि भारत सरकार शिक्षा से ज़्यादा आंतरिक ज्ञान पे ध्यान देती है और जो किसानों पे ध्यान देती है, और इसी कारण आज जो राष्ट्रीय किसान दिवस सार्थक है। बहुत सुंदर। शिक्षा का उद्देश्य इवॉल्व होना है, मात्र डिग्री हासिल करना नहीं है। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन लिए, यानी कि डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग अगर आपने किया है, तो भी उसकी भी मान्यता उतनी है और उतना ही सम्मान आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। किसानों की आय दुगनी हो, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे भारत की हम बात करें तो रफली 60% डोमेन हमारा आज भी यूथ के एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या किसी भी छोटा बड़ा किसी भी तरीके से माने, वो एग्रीकल्चर डोमेन में ही आता है, और लगभग 17-18% हम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन मानते हैं भारत की इकोनॉमी में। अभी भी ज़मीन बहुत है, हालांकि छोटी ज़मीनें ज़्यादा हैं हमारे पास, बड़े फॉर्म्स विदेशों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए किसान की आय दुगनी कैसे की जा सकती है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान की आय दुगनी हो। मेरी तो मान्यता यह है, किसान सहायताओं पे विकलांग नहीं बने तो आय 3 गुना 4 गुना हो सकती है। जब मैं कृषि पे कार्य कर रहा था तब मैंने किसानों से कहा कि थोड़ा जीवन बदल लो। भारत में ये होता है कि किसान उत्पादन करता है और माल बेच देता है,
मैंने यूके में देखा, स्विट्जरलैंड में देखा और देशों में देखा, वहाँ पर जो उत्पादन करता है वही प्रोसेसिंग करता है और वही मार्केटिंग करता है। जो चीज़ 10 रुपये में उत्पादन होकर बिकती है वो 40 रुपये में मार्केटिंग होकर बिकती है। और तब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उस समय दिमाग में स्पष्ट था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तन लाए। तो जनवरी 2017 में जब हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बनाया तो हमने कहा एक पॉजिटिव मॉडल दिया जाए। लोग सुझाव तो बहुत देते हैं पर परिणाम ऐसा हो जिससे परिवर्तन हो सके जी। तो मैंने कहा कि किसान वैज्ञानिक जो हैं इनको कैसे काम करें। तो काम करने में मैंने कहा कि आप उत्पादन करिए, उत्पादन करने के बाद गांव में बच्चे गांव में रह जाएं और वो सहायता करें। बिल्कुल। और उन किसानों को जो प्रशिक्षण है किसानों के बच्चों को दिया जाए। गांव वालों ने कहा कि भाई हम बच्चे तो रहते नहीं हैं, गांव से चले जाते हैं, क्या करें। तो जो मैंने किसान वैज्ञानिक की श्रृंखला चालू की उस श्रृंखला में मैंने कहा बच्चे भी वहीं रहें, पत्नी भी किसान वैज्ञानिक हो और इन तीनों के परिणाम ये होगा कि पिता खेती कर रहा है जी, बच्चा प्रशिक्षण ले रहा है, इसके बाद CFTI मैसूर की जो मशीनें हैं सस्ती वो गांव में लगी हुई हों, उन मशीनों के ऊपर प्रोसेसिंग की जाए। प्रोसेसिंग करने के बाद आया ऐसा मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो मैंने कहा बहुत आसान है। आपने मान लो सरसों का तेल निकाला, आप पास के कस्बे में जाइए और कस्बे में जाके कहिए मुफ्त में ले लीजिए 100 ग्राम। इसके 15 दिन बाद जाइए कि साहब आप मुफ्त में पहले लिया, अब आप ले लीजिए, 15 दिन बाद पैसे दे दीजिए। अगर आपने दिए तो आप देखिए 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये में व्यक्ति दे रहा है, शुद्ध मिल रहा है। धीरे धीरे वो बच्चा आगे भी करेगा। वो बच्चा जो प्रशिक्षण लेगा माँ बाप को बताएगा खेती में ही आधुनिक करो। जब 4 महीने खेती जब हो जाएगी तो उसके बाद वो कहेगा पास में कुटीर उद्योग बहुत अच्छे होते हैं, पापा मम्मी अपन ये कर सकते हैं। धीरे धीरे वो और दुनिया के बाजारों में चला जाएगा, स्टार्टअप चालू कर देगा और मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो और अब दुनिया चूंकि सिमट चुकी है, पूरी दुनिया इस पर जब आ चुकी है और कोविड के बाद से देखने में आया है कि लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, शुद्ध खाना चाहते हैं, ताज़ा खाना चाहते हैं। क्योंकि एडिबल चीज़ें जितनी भी है, खान पीन की जो भी चीज़ें जितनी ताज़ा होंगी, जितनी फ्रेश होंगी, उतनी ही बेहतर होंगी, उतनी ही स्वास्थ्यप्रद होंगी। और हम केवल पेट भरने के लिए तो खाते नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी खाते हैं। जैसा आपने डॉक्टर मधुप ने कहा, ऑयल की हमने बात की, क्योंकि ऑयल को आप 6 महीने पुराना या घी को 1 साल पुराना खाते हैं तो मुझे लगता है उसके तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, नहीं रह पाते और प्लास्टिक के कंटेनर में आप रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही कि एक स्टार्टअप की अनेक अनेक संभावनाएं हैं और उसके लिए भारत सरकार की अनेक योजनाएं इसमें आ चुकी हैं। आप स्टार्टअप की जो DPIIT की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं किस तरह से आप अपने एक छोटे से आइडिया को बिजनेस का स्वरूप दे सकते हैं। आपके पास क्या उपलब्ध है और आपके पास नज़दीक में मार्केट क्या है, बस उस दोनों गैप को आप देख सकते हैं। हमने देखा कि गन्ना बेचना और उसके बजाय गन्ने का रस बेचना, अगर किसी में लेमन फ्लेवर कर दिया, किसी में अदरक जोड़ दिया आपने, स्वास्थ्य के कुछ जो 4 बिंदु हैं वो लेवल उसके बॉटल की पैकिंग पे लगाए और लोग एक्सपोर्ट करने लग गए। क्या बात कही आपने। बिल्कुल पुनीत, जो आपने बात कही वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये हमें एक सोचने को फिर से हमें याद दिला रही है कि हमारे पास में संसाधन बहुत है, ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि हम आसपास चीज़ों को समझें, देखें और उसको सोचें कि इस तरह से हम अपना फ़ायदा कर सकते हैं और किस तरह से उसमें अग्रसर हो सकते हैं। डॉक्टर मधु, जब हम शुरुआत आप बता रहे थे कि किस तरह से आपकी जर्नी रही, आपने DD किसान की बात की थी। हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर बैठे हैं जो किसानों के लिए लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाते रहा है, कुछ ना कुछ उनकी जागरूकता के लिए प्रयासरत है और रहेगा। आपके अनुसार दूरदर्शन किस तरह से किसानों के जीवन को और बेहतर बनाने, उनके अग्रसर में किस तरह से अपनी भूमिका लगातार निभा रहा है? देखिए, करीब 65 साल हो गए मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए और 1980 से मैंने एंकरिंग भी जब प्रारंभ की तो आज मेरे ख्याल से 44 साल जुड़े हुए हो गए दूरदर्शन के। 2-3 मिनट का समय लूँगा तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान, जो अलबेलो राजस्थान आप कार्यक्रम करते हैं, उसमें दूरदर्शन की क्या भूमिका रही। बहुत कम लोगों को याद होगा, अगले साल 1 अगस्त को दूरदर्शन को राजस्थान से जुड़े हुए 50 वर्ष हो जाएंगे। स्वर्ण जयंती है। अभी कुछ दिन पहले 50 साल हमारे विवाह के हुए, हम मना रहे थे, तब मेरे दिमाग में आया कि कई सारे लोग आए तो दूरदर्शन के भी थे कि अगले साल 50 साल, मेरे ख्याल से अगले साल 1 अगस्त जयपुर दूरदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है स्वर्ण जयंती मनाने के लिए।
मैं संक्षेप में 2 या 3 मिनट में उन संदर्भों को लेना चाहूँगा, क्योंकि पुस्तकों में तो है नहीं, कालखंड के साथ ये समाप्त हो जाएगा। 1 अगस्त 1975 को साइट के माध्यम से 6 राज्य जुड़े दूरदर्शन से। उनमें राजस्थान भी था। राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर और जयपुर, इसके 388 गांव दूरदर्शन से जुड़े। और उस समय गांवों में टेलीविज़न दिया गया और टीवी सेट के माध्यम से देखते थे। साइट ज़्यादा दिन नहीं टिका, और जब साइट नहीं रहा तब 7 महीने के व्यवधान के बाद 1 मार्च 1977 को फिर दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उस समय जयपुर का जो नारगढ़ है, नारगढ़ पर ट्रांसमीटर लगाया गया और उस ट्रांसमीटर के माध्यम से कार्यक्रम होते थे। 1980 से दूरदर्शन के साथ मेरा अनुभव रहा, जब एंकरिंग के माध्यम से हम करते थे। उस समय मंडी हाउस दिल्ली में जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर के लिए कार्यक्रम रिकॉर्ड होते थे। पर तीनों राज्यों में के जो कार्यक्रम होते थे उनमें राजस्थान अव्वल था। हमारी एक अंतर्राज्यीय समिति थी, उसकी मीटिंग रायपुर में हुई। तब वहाँ के एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र ने छापा, ये दूरदर्शन का जयपुर केंद्र है, क्योंकि वहाँ नाराज़गी थी कि ज़्यादा क्यों होता है। समय बीतता गया, कार्यक्रम होते रहे, और मई 87 में दिल्ली में मंडी हाउस से कार्यक्रम समाप्त हो गए। उसके बाद 6 जुलाई 1987 को जयपुर से दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम हुआ। मेरे ख्याल से जयपुर दूरदर्शन दुनिया का एकमात्र टेलीविज़न सेंटर है जिसके उद्घाटन समारोह में, मतलब जो पहला कार्यक्रम था जिसका मैं एंकर था, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और मनोरंजन नहीं था, अकाल पर चर्चा थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र है, राजस्थान पत्रिका, उसने प्रथम पृष्ठ पर अकाल के ये फोटो छापे थे और पहले कार्यक्रम का उल्लेख 7 जुलाई को किया था। तो दूरदर्शन के लिए चुनौती ये थी कि हम मनोरंजन तो करें, पर जब किसान के पास खाने को ही नहीं है तब क्या करें। 87 बीता, भारत सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि चौपाल जो आता था, क्योंकि पहला कार्यक्रम जब 59 में जब चालू हुआ था वो भी कृषि कार्यक्रम था जो दूरदर्शन का था, तब अलग से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। 2 मई 2005 को कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उस कार्यक्रम का भी मैं पहला एंकर में ही था, और उसके माध्यम से भारत सरकार ने कोशिश की कि किसानों को जोड़ा जा सके। फिर उन दिनों में यह चर्चा थी कि किस ढंग से परिवर्तन लाया जाए। 2005 में जब मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड से मुक्त हुआ, उस वर्ष मुझे केंद्रीय हिंदी संस्थान का HRD मिनिस्ट्री का पुरस्कार दिया गया, आत्माराम पुरस्कार, जो जयंती विष्णु नार्लिकर जो नोबेल पुरस्कार था उनको भी दिया गया। राष्ट्रपति भवन में जब ये पुरस्कार दिया गया तब कहा गया कि जयपुर दूरदर्शन का चौपाल कार्यक्रम है, इसके कारण सारे राजस्थान में इसकी पहचान है और एक ही उदाहरण है। समय बीतता गया और हमारी कोशिश रही कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ अच्छा हो, जुड़े रहें। 2007 आया। 2007 में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, जो ICR का देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो मुझे 2008 में दिया गया। ये पुरस्कार तो दिया गया, पर मेरे मन में कहीं ये था दूरदर्शन को ये पुरस्कार क्यों नहीं दिया जाता और रीजनल लैंग्वेजेस को क्यों नहीं दिया जाता। 2009 और 2010 में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार समिति की जो मुझे शामिल किया गया। 2009 में हमने किसी को पुरस्कार नहीं दिया। हमने कहा दूरदर्शन इतनी बड़ी भूमिका अदा करता है, राजस्थान में दूरदर्शन ने किया, और हमने कहा रीजनल लैंग्वेज और उसको दिया जाए। 2010 में ये प्रारंभ हुआ पुरस्कार दूरदर्शन के लिए, रीजनल लैंग्वेजेस में बाद में चालू हुआ। आपको खुशी होगी, राजस्थान के 3 लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। वीरेंद्र परिहार, जिन्होंने कृषि कार्यक्रम किया, मेरे बाद उनको ये पुरस्कार दिया गया। अजमेर के पास हंसराज नायक रहते हैं, सेवानिवृत्त हो गए, दिल्ली दूरदर्शन के थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया। एक प्रिंट मीडिया अखबार तरुण जैन, उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो इन सब के कारण एक परिवर्तन की एक सोच बदली, पर मन में तो अत्यंत व्यथा थी। मैं 12 साल तक ये राष्ट्रीय पत्रिका का संपादक रहा,
मैंने जैसे आप कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये श्रृंखला चलाई। पर होता कि किसान तो बिल्कुल उपेक्षित है, उसका क्या होगा। भारत सरकार ने भी कहा कि हो, तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई नौकरी नहीं 2016 में मैं पत्रिका का सिर्फ किसानों के लिए काम करेंगे। जनवरी 2017 में ये आया। मैंने किसानों से कहा जो इतने सालों से जुड़े हुए थे मेरे, कि कृषि भवन में जाना कम कर दो, कृषि अनुसंधान केंद्रों में जाओ, कृषि विज्ञान केंद्रों में जाओ और वहां से प्राप्त करो। सब्सिडी को भूल जाओ, समर्थन मूल्य को भूल जाओ, कर्जा माफी और कर्जे को भूल जाओ। तुम में तो इतनी है कि तुम कर सकते हो, तो उनका क्या करें। मैंने कहा मैं भी अनपढ़, तुम भी अनपढ़, अधिकतर लोग 10वीं पास 5वीं पास स्कूल गए नहीं। तो मैंने कहा आप उत्पादन करो, आपके विचारों को, बच्चों को मैं किसान वैज्ञानिक बनाऊंगा। अगर आपको 100 आदमी जानते हैं तो मैं आपको 1 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा, सूचना का विस्तार करूंगा। ये जो सफर चला 2017 से, और दूरदर्शन की बहुत बहती भूमिका रही है। और मनोरंजन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पेट जब तक भरना नहीं होगा, मनोरंजन क्या करेंगे आप। किसानों के सम्मान में एक बात कहूंगा, चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता बहुत हूँ। खूब पुनीत, बहुत सुंदर बात है। और हमारा दूरदर्शन का जो है इसका मोटिव भी है, मकसद भी है इंफोटेनमेंट, कि पहले इन्फॉर्मेशन जाए और उसके बाद में हम एंटरटेनमेंट की बात करें। और देखिए ना कैसा संजोग है, 2 एंकर्स बैठ करके दूरदर्शन के पहले एंकर से बैठकर बात कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा संयोग है ये। मैं हाँ। जानना चाहूँगा मधु जी कि अभी पिछले 1 दशक में भारत सरकार के प्रयासों से जो समाज में परिवर्तन आया है, नवाचार के और स्टार्टअप की संस्कृति बढ़ी है, उससे एक बड़ा लाभ जो देखने को मिल रहा है कि एनी टाइम एनीवेयर, प्लेस का कोई कंस्टेंट नहीं। जो व्यक्ति जहाँ है, कोई सुदूर जैसलमेर में है, वहाँ से भी अपना काम व्यवसाय शुरू कर सकता है। वो जो भी प्रोड्यूस करता है वो पूरी दुनिया से जुड़ जाता है। और उससे जो एक गाँवों में शहर की तरफ पलायन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, ये काफ़ी ज़्यादा हो, उससे सारा लोड शहरों पर आ गया था, गांव खाली होने लगे थे और इसीलिए खेत भी खाली होने लगे, खेती नहीं होती थी। लोग अधबटाई पे दूसरों को ज़मीन दे देते थे, जिसमें प्रोडक्शन भी उतना नहीं आता था, और जो एक ज़मीन की रियल प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। लोग शहर से गाँवों की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सुकून अंततः जीवन में सभी को चाहिए। सुकून और शांति 2 चीज़ें मुझे लगता है कि दीज आर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स। और हेल्थ भी निश्चित तौर पर देखते हैं कि शहरों में उतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है पर्यावरण की कंस्ट्रेंट्स के कारण। तो ऐसे में गांवों को रीडिफाइन हम अगर करना चाहें, किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि सड़क भरपूर है, बिजली की जो व्यवस्था पहले नहीं थी वो भी भरपूर है। तो किस तरह से रीडिफाइन हम गांवों को कर सकते हैं, जिससे बजाय गांव से शहर आने की बजाय शहर से गांव मतलब स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से जो कृषि और पुराने क्षेत्र जो उनके सफल स्टार्टअप्स हैं उनकी सफलता की हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने खेती में क्रांति लाई। आपका अनुभव है पूरे देश में, जो भी उदाहरण आप लेना चाहें राजस्थान के समेत। मैं अनुभवों के आधार पर कहना चाहूँगा, मैंने करीब दूरदर्शन के 2,500 से 3,000 प्रोग्रामों की एंकरिंग की, कृषि कार्यक्रमों की। और मुझे याद है कि एक बार एक गांव में हम गए थे, महिला एंकर भी थी, सरपंच का हम साक्षात्कार कर रहे थे। सरपंच को उसके पति बैठे थे वहाँ पर, तो वो बोली नहीं, तो हमने कहा आपके पति को भेज दें। तो आप बोलोगे कि उससे क्या होगा, आज अगर मैं भूल गई तो ऐसी पिटाई होगी मेरी कि आप भूल जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि आपको गांव की ज़िंदगी का पता नहीं। तब धीरे धीरे दूरदर्शन में हमें समझ में आने लगा। उन दिनों वीरेंद्र परिहार भी यहाँ थे, ए.पी. शर्मा भी थे, दिल्ली में मैसी थे, विजय लक्ष्मी थे, कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही, कितनी भी संरचना कर लो आप, कितने भी कारखाने बना लो, जब तक किसान अपने मन से नहीं जुड़ेगा, आत्मविश्वास से नहीं जुड़ेगा, तब तक नहीं होगा। भारतीय किसान को यह तो कहा गया अन्नदाता है, बिल्कुल, पर उपदेश ज़्यादा दिए गए, उसको सम्मान नहीं दिया गया। जबकि हम स्कूल कॉलेज में जो डिग्री लेते हैं, उस डिग्री से हम समझते हैं पीएचडी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, हमसे ज़्यादा बढ़कर है। ये आत्मविश्वास और सम्मान जयपुर दूरदर्शन ने किसानों को दिया। और अगर ये हो जाएगा तो किसान गांव में रुक जाएगा, ये हो जाएगा
तो किसान की पत्नी कहेगी नहीं नहीं शहर में नौकरी क्यों करते हो, अपन घर में कुटीर उद्योग लगा लेते हैं। ये हो जाएगा तो बच्चे कहेंगे कि भाई हम तो गांव में ही रहेंगे और गांव में ही काम करेंगे। आज आप ये देखिए, जयपुर के जिन राय सिंह दहिया की मैंने चर्चा की, उन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया। भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है, 2 से 3 एकड़ वाले जो लोग हैं, 70% से ज़्यादा किसान, उनकी आय पंजाब आदि में भी 15,000 रुपये भी नहीं होती, पूरा परिवार लगा रहता है, उनकी आय कैसे बढ़े? तो स्टार्टअप ने बड़ी भूमिका अदा की बच्चों की। एक सोच और बदली। मैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चर्चा करता हूँ भारत सरकार की, मैं स्वयं जर्नल राइटर ट्रेनिंग और पब्लिसिटी रहा, और पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ खोट आज़ादी के बाद रही। अब मैं 78वां साल में हूँ, आप 60-70 साल के व्यक्ति को प्रशिक्षण देके कैसे बदलोगे? बिल्कुल, लर्निंग एबिलिटीज तो कम हो जो जाती हैं, सरकार ने रेजिलियंस कहा बढ़ कि जाती है। युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करो, तो ये प्रशिक्षण में परिवर्तन आया, युवा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। एक लोगों ने कहा साहब जयपुर में राय सिंह दहिया हैं, वह तो राय सिंह दहिया भी लिखना क्यों, स्कूल गए ही नहीं थे। मैंने उनकी बेटिया राज दहिया PhD की, उनको किसान वैज्ञानिक बनाया और उन्होंने उनका व्यापार संभाला, और व्यापार संभालने के बाद उनका स्टार्टअप खूब चल रहा है। तो एक तो सम्मान की बात आपने कही, दूसरा नए लोग सही तरीके से ट्रेनिंग लेकर के वापस जुड़े। दूसरा ये पॉइंट रहा। नहीं, मैं एक और चीज, तीसरा, किसान वैज्ञानिक कहते हैं कि साहब घर वाले हमें दुत्कारते हैं अच्छा, कि 12,000 15,000 रुपए के इनकम के लिए आप खपाते हो, आपका खेत तो 50 लाख में बिक जाएगा, तो आप बेच क्यों नहीं देते? तो उनको सम्मानित किया जाए। सम्मानित कैसे किया जाए? मैंने किया आत्मसम्मान की बात। मैंने कहा इन किसान वैज्ञानिकों को खेतों के वैज्ञानिक सम्मान दिया जाए। पहली बार हमने प्रारंभ किया राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों के माध्यम से। फिर मैंने प्रारंभ किया उनकी कहानी के साथ, उनके बच्चे किसमें पढ़ते हैं, बीबी क्या करती है, दादाजी क्या करते हैं, इनके माध्यम से पूरे परिवार को परिवार का किया जाए। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने परी पुस्तक जो 2016 में खेतों के वैज्ञानिक लिखी, और खेतों के इसमें उन किसानों की कहानी है जिन्होंने स्टार्टअप चालू किए, उनकी कहानियां थी। फिर यह आया कि खेतों के वैज्ञानिक तो क्या करें, तो मैंने दूसरी किताब लिखी वैज्ञानिक किसान, किसान साइंटिस्ट हैं। फिर आया कि साहब साइंटिस्ट तो हो गए, जिंदगी कैसे चलेगी, तो मैंने तीसरी किताब लिखी प्रयोगधर्मी किसान। आप निरंतर प्रयोग करते रहो, खेत में काम करोगे आप, तो खेत में काम करने के बाद जो कठिनाइयाँ हैं उनका हल कर पाओगे। इसके बाद यह आया कि साहब हम प्रयोग भी कर लिए, अब क्या होगा, तो अब दुनिया भर में अन्वेषक किसान के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने साहब घर वाले तो मानते नहीं, तो तब मैंने यूके में गया अभी 2019 में, वहाँ पर सरकार के साथ और मैंने करके इन लोगों की कहानियाँ बताई, वहाँ से लोग आने लगे। अभी 2024 में मैं फिर यूके में गया और 1000 राजस्थानी वहाँ पर इकट्ठे हुए, उन लोगों के बीच में मैंने चर्चा की, ये आत्मसम्मान पैदा किया। अब जैसे स्टार्टअप चालू हुआ, एक स्टार्टअप श्रवण बाजिया का बहुत लोकप्रिय है, सीकर में है, 10वीं पास है, और उन्होंने ड्रोन भी बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बहुत सराहना की है। इस प्रकार जो ये लोग हैं, क्योंकि स्टार्टअप करते हुए हमें सबसे ये ठीक है कि शहर के लोग गांव की ओर जाएं, पर गांव के 2-3 एकड़ के व्यक्ति के लिए भारत सरकार की चिंता ज़्यादा है कि वह रोटी खाने की स्थिति में आ जाए। भारत सरकार की इस स्थिति के कारण अब गांव में स्टार्टअप खुलने लगे हैं। विश्वविद्यालयों में जब चर्चा होती है, मैं जब बीकानेर के कृषि विश्वविद्यालय में था तो उन्होंने 200 किताबें हमारे के ली और लेकर उन्होंने मुझे कहा मधुप जी अब हम गिफ्ट नहीं देंगे, इन कहानियों को देंगे जिनको पढ़ के बदले। अगर आप किसान को सम्मान देंगे और सहायताओं से विकलांग नहीं बनाएंगे तो भारतीय किसान दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। स्टार्टअप की योजना भारत सरकार की बहुत अच्छी है और अब गांव में अपना ही जाने लगी है, पर जैसे जैसे ये तभी संभव होगा। उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ, धर्मवीर कंबोज, उसको घर से निकाल दिया, जिसकी मैं चर्चा करता, रिक्शे में सोता था। मैंने क्या करें, तो धर्मवीर कंबोज ने कहा मैं क्या करूँ, उनका बेटा प्रिंस कंबोज पढ़ा लिखा है, उसको मैंने कहा कि खेतों के वैज्ञानिक, आप देखिए धर्मवीर कंबोज सारी दुनिया में छाया हुआ है आज है जो। फिर ईश्वर सिंह कुंडू हैं जिनके घर पे हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार की शुरुआत की। वो बोले मधुप जी क्या होगा, मैंने कहा बहुत कुछ होगा। ईश्वर सिंह कुंडू को
एक संस्था ने 44 लाख रुपए की सम्मान राशि, आप कल्पना नहीं करेंगे, दी। उनके जो उन्होंने विधि अपनाई, जैविक विधि आपने, उसकी सारे हिंदुस्तान में चर्चा है। उनके बेटे सुनील और सुशील को मैंने बनाया, राजदैया की चर्चा मैंने की। एक सीकर में और महिला है, संतोष खेदर पचार की, मैंने आपको चर्चा की। बिल्कुल। सेव की नई विधि भी उन्होंने विकसित की। मैं गया, वो कहते हैं मैं आपकी बेटियां हूं, क्या करूं, बच्चे साथ। तो उनके बेटे राहुल खेदर ने एग्रीकल्चर में डिग्री ली थी, उनको मैंने किसान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। आप एक विदेशी आए थे फिल्म निर्माता, उन्होंने कहा अगर भारत में किसी महिला पे, किसान महिला पे बनानी चाहिए तो संतोष खेदड़ पर फिल्म बनानी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, एक, ज्ञान का सम्मान करिए, दो, उसके ज्ञान का विस्तार करिए, बिल्कुल, क्योंकि 100 रुपए की चीज भी है वो तभी तो बिकेगी जब उसको 10,000 लोग जानते हैं। 3, आप ये सब करने के बाद परिवार का सम्मान करिए। अगर ये सारी चीजें हो जाएगी तो निश्चित रूप से कितनी भी सड़कें बना लो, कितने भी कारखाने बना लो, कितने भी लोन माफ कर दो, कितने भी समर्थन मूल्य दे दो, किसान की जिंदगी नहीं बदलेगी। किसान की जिंदगी बदलेगी उसका सम्मान करने के, उसके विश्वास करने से। और आप आश्चर्य करेंगे, धर्मवीर किसान का सम्मान हो और घर परिवार से ही सम्मान की शुरुआत होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसलिए पीएम किसान के नाम से जो है ना सम्मान निधि योजना शुरू की है। अनेक योजनाएं जो है भारत सरकार ने किसानों से संबंध में जारी की हुई हैं, चाहे वो लोन की हो सकती हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकती हैं। और बहुत सारे जो नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, बहुत सारे ऐप्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केट से आपको कनेक्ट करते हैं। वोकल फॉर लोकल की जो बात भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की कि आप लोकल लेवल पर चीज़ें प्रोड्यूस करें जो ग्लोबल लेवल पर काम आ सकती है। निश्चित तौर पर अपार संभावनाएं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपकी निजी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। मुझे जैसा ज्ञात है आपने बहुत अर्ली एज में ही जर्नलिज्म की ओर आपका चाव बना और आपने शुरुआत कर दी थी, उसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। हम विधानसभा जो पुरानी है उस मकान में रहते थे और हमारे पिताजी थे, गिफ्ट लेना भी पसंद नहीं करते थे। तो पहला कार्यक्रम सजीव कहानी थी, 12 साल की आयु में मैंने आकाशवाणी जयपुर में प्रसारित की। और उसी साल मैं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में 12 साल की उम्र में लिखने लगा। होते 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 एमए में मैंने जयपुर की पत्रिकाओं के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान पे पुस्तक लिखी, पर लगा सब व्यर्थ है। फिर मैंने राजस्थान में पत्रकारिता क्षेत्र में प्रथम पीएचडी की जनवरी 73 में। वो पुस्तक मैंने छपवाई नहीं। मुझे लगा कि किसान की जिंदगी ही नहीं बदलेगी तो क्या होगा। तो जनवरी 73 में मैं साधुओं में निकल गया और मैं हरियाणा में स्वामी अग्निवेश और स्वामी इंद्रवेश के साथ रहा। पर मुझे लगने लगा कि सामान्य आदमी बड़े लोगों से ज़्यादा एक परिवर्तन ला सकता है। वहाँ से निकला तो मैं कलकत्ता, पंजाब, सब जगह गया, एक परिवर्तन हो। पर लगा कि सब कुछ नहीं हुआ तो लौट आया जयपुर। और जयपुर लौटने के बाद मैं मार्केटिंग बोर्ड में रहा। कृषक संवाद हमने शुरू की किसानों को जागृति के लिए, पर मन कभी भी नहीं माना। मन संतुष्ट हुआ 2017 में मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार से। और मेरा एक ही लक्ष्य रहा, तब मैंने तय किया, 78वां साल है मेरे जीवन का, कि अंतिम सांस तक मैं किसान वैज्ञानिकों के लिए ही काम करूंगा। अगर मैंने 100 किसान वैज्ञानिक ऐसे कर दिए जो सड़क से करोड़पति हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। और जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैंने और निर्मल मधु मेरी जो पत्नी है, हम दोनों ने कहा कि हम दीदान कर देंगे। एक सिद्धांत और बनाया मैंने। लोग कहते हैं आप जिनके लिए काम करते हो वो तो भूल जाते हैं। मैंने सिद्धांत बनाया कि अगर आप करोड़पति हो गए मेरी कोशिशों से तो आप मुझे टेलीफोन करना बंद कर दें कि मधु जी हम आपके लिए क्या करें। तो मैं कहता हूं कि आप यूँ करिए कि आप भी 10 लोगों को आगे बढ़ा दीजिए। बहुत सुंदर। दीप से दीप चले। ये इतना सफल रहा कि देश के 13 राज्यों में हजारों किसानों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कृषि में अनपढ़ होते हुए साहित्य में मैंने कार्य किया, उन लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। भारत और भारत के बाहर मैं करता हूँ। जैसे आपका अलबिलो राजस्थान आज का रिकॉर्ड है। मेरी कोशिश रहेगी कि जब
इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो 8-10 देशों में इस बात को मैं पहुंचाऊंगा और कहूंगा कि किसानों का सम्मान कितना होता है। पर मैं ये बताऊं कि आपको जो आधा दर्जन देश में घुमा हूं, भारतीय किसान दुनिया में किसी से कम नहीं है। जो हमारे स्टार्टअप गाँव में चालू हो रहे हैं वो अद्भुत है। नकारात्मक बातों को हम छोड़ दें, कमियों को हम छोड़ दें, इतिहास की भूलों को हम छोड़ दें, हम ये सोचें किसान को सम्मान देंगे। बिल्कुल, और अभी आप ही ने कहा कि प्रयोग कितना आवश्यक है, और प्रयोग करते हैं तो हिट एंड ट्रायल होते हैं, इंसान हारता भी है, जीतता भी है, और अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। आपकी एक बहुत विस्तृत यात्रा रही है, आपने पूरे देश विदेश, देश का ही बहुत लंबा सफ़र किया है। तब और अब में किस तरह से आपको किसानों की खुशहाली देखने को मिलती है जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि आपने जो उदाहरण दिए वो 4-5 हैं, लेकिन आपका ये प्रयास है कि दीप से दीप जले, 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख, अंततः पूरा देश का जो किसान है वो खुशहाल हो जाए। इस यात्रा में आज जो तरक्की आप देखते हैं, किस तरह का आपको उन्नति का दृश्य देखने को मिलता है? एक बात मैं बताऊं आपको, 2010-11 के आसपास जब मैं राष्ट्रीय पत्रिका का संपादन करता था तो कोई भी समाचार पत्र किसानों की कहानियां नहीं छापते थे। मैं कहता था कि भाई आप जो इस किसान की कहानी छाप दो, कि मधुप जी क्या होगा, ये कोई गिफ्ट थोड़ी देगा, ये कोई विज्ञापन थोड़ी देगा। पर जब कोशिशें चालू हुई, आप भी पत्रकार हैं, और जब और लोगों ने कोशिश की, तो जब 4 लोगों की चर्चा होती थी वैज्ञानिकों की, तो एक किसान वैज्ञानिक जरूर होता था। भारत सरकार के राष्ट्रपति भवन ने भी इसको बढ़ाया और एक आत्मविश्वास किसानों में पैदा किया। किसान वैज्ञानिक तो मैं 70-80 किए, पर आप आश्चर्य करेंगे उन शहरों में राष्ट्रीय पत्रों के भी पत्रकार हैं, टेलीविजन सेंटर भी हैं, परंतु कोई उनके पास नहीं जाता। तो मैंने तो 80 खोजे अकेला। पर अगर संकल्प ले लें आप दोनों की तरह, जैसे मैंने आज बात सुनी कि हम आसपास खोजें, क्या हो गया गरीब पर एक नई खोज तो की, तो अगर यह करेंगे, हजारों किसान वैज्ञानिक इस देश में हैं और उन किसान वैज्ञानिकों को हम आगे कर देंगे, तो ये जो करोड़ों की जनता है वो ये कहेगी पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, शिक्षा नहीं हुई तो क्या हुआ। अगर वो आगे बढ़ सकता है, कई बार मैं विश्वविद्यालयों से कहता हूँ जो पढ़ाते हैं कि आप जब भी कोई कार्यक्रम या सेमिनार आयोजित करते हैं तो उस अंगूठा छाप किसान को बुलाइए, वो करोड़पति कैसे बना। न शिक्षा है, न पैसा है, न समझ है, इसके बाद वो 10 देशों में एक्सपोर्ट करता है। परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन को ये जो नई पीढ़ी है, हम तो गई पीढ़ी हैं, आप नई पीढ़ी हैं, ये उनको जितना सम्मान देंगे और पहचान देंगे और घर वालों में उनको आत्मविश्वास देंगे। घर वाले बहुत दुत्कारते हैं, वो कहते हैं इतनी सी इनकम में आप छप्पर डाल सकते थे, छप्पर नहीं डाला और आपने एक मशीन बना दी। कितने अच्छे किसान, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा हटके। परमाराम जयपुर आए थे, हिमाचल प्रदेश के किसान ने, राष्ट्रपति ने भी उन्हें सम्मानित किया। पहाड़ियों पे ट्रैक्टर चलाते हैं तो लाखों रुपए का ट्रैक्टर आता है, उन्होंने कुछ हजार रुपए का एक ट्रैक्टर बनाया और वो कहते हैं वही मैं बेचूंगा नहीं, और सीखो और बना लो। तो वो एक अस्पताल में गए, अस्पताल में जाने के बाद उन्होंने अपनी किडनी दान दे दी। अच्छा। और घर वालों को 20 साल बाद बताया। अब आप परिवर्तन होने लगा जैसे अखबारों में, मगर राय सिंह दैया जब राष्ट्रपति भवन से जयपुर आए तो उन्होंने मुझे कहा मधुप जी मैं जयपुर आ गया, किसी समाचार पत्र में मेरा समाचार तो छपवा दो। बहुत कठिन था, पर अब परिवर्तन हो रहा है। पर मैं ये कह सकता हूं कि जयपुर दूरदर्शन जब राजस्थान से दूरदर्शन से जुड़ने का 50 साल स्वर्ण जयंती अगले साल 1 अगस्त को मनाएगी, तो वो गर्व करेगी। और जब इसकी कहानी लिखी जाएगी जयपुर दूरदर्शन की, तब कहा जाएगा कि जयपुर दूरदर्शन से कम कोई भी नहीं। आप ही देखिए जी। और हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे कि अब हमारे OTT प्रोग्राम के जरिए भी पूरे विश्व में हमें देखा जा सकता है। WAVES वेव्स नाम से ये OTT प्लेटफॉर्म है। इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है wavespb.com, PB मीन्स प्रसार भारती। इस पर न केवल पूरे भारतवर्ष के जितने भी दूरदर्शन के टेलीविजन चैनल्स हैं, नेशनल या रीजनल, वो देखे जा सकते हैं। आकाशवाणी के प्रोग्राम देखे जा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। इस वक्त अलबेलो राजस्थान की लाइव स्ट्रीमिंग भी वेव्स के माध्यम से देखी जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे निजी जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके प्रोग्राम्स भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
पूरी तरह निःशुल्क है इसे डाउनलोड करना और कंटेंट देखना भी। खासतौर कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कंटेंट है जो प्रिविलेज कैटेगरी में है, उसके लिए ज़रूर कुछ शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप निःशुल्क लाभ ले सकते हैं। आर्काइव में जो पुराने हमारे प्रोग्राम्स हैं वो भी देख सकते हैं। डीडी राजस्थान को आप अनेक जो डिश एंटेनाज हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं। स्क्रीन पर हमें नंबर दिखाए जा रहे हैं कि टाटा स्काई, DTH, रिलायंस डिजिटल, एयरटेल और तमाम जो दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके चैनल्स नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, इस पर भी आप देख सकते हैं। डीडी राजस्थान को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। निश्चित समय के पश्चात में हमारे डिजिटल प्रेजेंस पर हम लोग अपने प्रोग्राम्स अपलोड करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है और पुराने प्रोग्राम्स इन सभी जगहों पर आप देख सकते हैं, खासतौर से यूट्यूब पर। और कुछ झलकियाँ, छोटी क्लिपिंग्स हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हो जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स से या व्यूअर्स से कि इन तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो पहले बनी है और आपके किसी जानने वाले के अत्यंत काम की हो सकती है। जैसा मधुप जी ने कहा कि हमने एग्रीकल्चर पर इतने प्रोग्राम बनाए हैं। निश्चित तौर पर हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसको और उन्नत बनाने के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी ज़मीन है हमारे पास में। उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सफलता की कहानियां हैं, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूक होना ही आगे उन्नत होना और अग्रसर होने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जागरूकता और सम्मान, जो कहा है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जहाँ पर मशीनरी है, जहाँ पर मटीरियलिज्म ज़्यादा है, वहीं पर ही सक्सेस है, ऐसा नहीं है। जब हम अपनी ज़मीन से जुड़ते हैं, जब हम उसके प्रति भावनात्मक होते हैं, जैसा कि मधुप जी ने कुछ कहानियाँ सुनाई जहाँ पर लोगों ने ज़मीन बेचने से मना कर दिया और शहर जाने से मना कर दिया, उस ग्रामीण परिवेश में रहकर ही अपनी ज़मीन को माँ के समान उसे सींचा और आज भी वो से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा दूरदर्शन भी यही प्रयास करता है कि हम हमारी जमीन को ना खोएं, हमारे संस्कारों से जुड़े रहें और उसी के ऊपर जो है हम आगे बढ़ते रहें। पृथ्वी माँ, हम माँ का दर्जा तो दिया गया है, धरती माँ कहते हैं। आपने बीच में प्रोग्राम के बीच में एक बात कही थी कि आपकी इच्छा है कि आप अपनी देह का दान करें, और आपने बीच में एक साइंटिस्ट की बात, एग्रीकल्चर से जुड़े एक व्यक्ति की कही, उन्होंने अपनी किडनी दान की थी। ये बात जो बॉडी ऑर्गन के डोनेशन की बात आपके जहन में कैसे आई? और मैं चाहूँगा कि और लोग भी इससे प्रेरणा लें, जाने समझें, कि बहुत बड़ी बात है इतनी जागरूकता होना और ये सोचना, क्योंकि इसको लेकर भी कई भ्रम भ्रांतियाँ होती हैं, हम कई तरह से इस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन आपने निर्णय कर रखा है, तो क्या कुछ प्रेरणा है इसके पीछे, क्या कुछ सोच है? देखिए, मैंने मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार प्रारंभ किया 2020 में, और उसके उस समय श्याम सुंदर पालीवाल हैं, पिपलांत्री मॉडल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जजमेंट में कहा है कि पिपलांत्री मॉडल को अपनाया जाए। वुमेन एम्पावरमेंट और अद्भुत मॉडल है, मैं इसकी चर्चा करना चाहूँगा। पालीवाल जी इसके संरक्षक हैं। उनकी बेटी अचानक निधन हो गया, किशोरी अस्पताल गई और हो गया, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि पिपलांत्री जो राजसमंद में है, उनकी पहाड़ियों पर खुदाई खूब होती थी मार्बल की, और उस खुदाई के कारण वहाँ पर लोग टिकते नहीं थे। उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किया और ये निर्णय लिया कि मैं बेटियों को बचाऊंगा और ऐसा कुछ अद्भुत करूंगा। और उन्होंने पिपलांत्री मॉडल के अंतर्गत कहा कि जब पेड़ कोई बच्ची पैदा होगी तो वो बच्ची पैदा होने पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे, 31,000 रुपये उसके नाम एफडी की जाएगी, 10,000 परिवार देगा, 21,000 वो देगा। हर साल रक्षाबंधन के दिन उन नन्हे बच्चियों को लेकर सब औरतें इकट्ठी होगी और वहाँ पर आएगी और महोत्सव मनाया जाएगा। तो बेटियों का संरक्षण हुआ, खुदाई बंद हो गई और पिपलांत्री उदाहरण बन गया। प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की, अमिताभ बच्चन ने भी कौन बनेगा करोड़पति में कहा कि सैकड़ों काम होते हैं जो नहीं कर पाते किए। मैंने राय सिंह दहिया की चर्चा की। अब मैं कहना चाहता हूँ कि हम मर गए, मरने के बाद घर वाले कहते हैं फटाफट देह को ले जाओ, ठीक नहीं है, दुकान खोल लो, काम पर चले जाओ, मतलब इतना महत्व भी आपका नहीं है। फिर शमशान घाट में करीब 4-5 पेड़ों की लकड़ी जलाई जाती है, पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान होता है। अगर
हम देहदान कर दें या अंगदान कर दें तो उससे 4 से 5 व्यक्तियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पर्यावरण बचा, 4-5 लोगों की जिंदगी बची, और मान लो आपने देहदान किया तो लोग रिसर्च कैसे करेंगे, उसके लिए भी बॉडी चाहिए। तो अगर इस चीज़ को अपना लिया जाए तो बहुत अच्छा रहे, इसलिए हमने निर्णय कितनी लिया सुंदर बात है। कि देहदान करेंगे। बिल्कुल। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बिटिया लंदन में है, उनके 3 बेटियां हैं, उन्होंने सबने निर्णय लिया कि देहदान करेंगे। जिंदा रहते हमने बहुत कुछ किया, तो जिंदा रहने के बाद पर्यावरण को अशुद्ध क्यों किया जाए? कितनी बहुत अच्छी सुंदर। बात है। हमारी बॉडी का भी उपयोग हो। मैं जब ये कहता हूँ अहंकार को छोड़ो, 100 व्यक्ति होंगे तो देश दुनिया बदल जाएगी। तो मरते मरते भी तो हम लोगों को कंधे पे जाते हैं, लोग कहते हैं बड़ा मोटा है, वजन है, समय खराब हुआ, शमशान घाट में मजाक करते कितनी देर में ख़त्म होगा। तो देह दान करके हमने साइंस की सेवा की, हमने 4-5 लोगों की ज़िंदगी बचाई। घर वाले भी तो हमें किन्हीं लोगों में देखेंगे कि भाई इसमें किडनी दी गई, इसमें सही हार्ट बात है, दिया आपने गया, आगे। कितनी इसमें सुंदर स्किन बात दी है। गई, तो जिंदा रहेंगे। तो जिन लोगों को आप जिंदा देख सकते हो दूसरे लोगों के अंदर, उनके तन को क्यों जलाते हो? इसी कारण बिल्कुल। देहदान और कृषि वैज्ञानिक की बात की है, और कृषि वैज्ञानिक जैसे नवाचार इस टर्म की शुरुआत की है और इसको आगे लेकर गए, तो अपनी देह देकर भी एक तरह का ये प्रयोग ही है। एक आखिरी मिनट में आपकी दिनचर्या से, क्योंकि आपने इतना काम भी किया, फील्ड में भी जाते हैं, लेखन कार्य से भी जुड़े हुए रहे हैं, एक मिनट में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय उतना ही है, कि एक पूरे दिन को किस तरह से आप इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली गुजारते हैं? सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि आज क्या करना है। दिन में जिन 13 राज्यों के किसान वैज्ञानिक हैं उनके फ़ोन आते हैं, संपर्क होता है, यूट्यूब चैनल और माध्यमों से मैं प्रयास करता हूँ उनकी बात पहुँचाई जाए देश विदेश के अंदर। शाम को मैं सोचता हूँ कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। रात 12 बजने से पहले सारे काम मैं समाप्त कर लेता हूँ। पलक झपकते ही पता नहीं ज़िंदगी रहे नहीं रहे, तो वो सारे प्रतिदिन मेरा ये काम रहता है। और अभी मैं एक लाइन में मैं कह दूँ, पंजाब में मैं एक किसान वैज्ञानिक से बातचीत कर रहा था, उसने कहा मधुप जी आप और किसान वैज्ञानिकों को क्यों नहीं जोड़ते? आपका, मैंने कहा भाई मैं कैसे जोड़ूं, आपका तो टीम होगी। तो मैंने कहा मैं तो अकेला हूँ, और जो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार है उसका न तो विजिटिंग कार्ड है, न लेटर पैड है, न फंड है, न कुछ है, पर सिर्फ यह है कि एक ऐसी टीम बने 100 आदमियों की। मुझे अभी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुणे में बुलाया गया। मैंने कहा कि मेरी सफलता तब है जब मेरे नहीं रहने के 50 साल बाद कोई कश्मीर घाटी में जाए और जाकर कोई कहे यार आप मधुप जी के रिश्तेदार हो क्या, जी, तब तो बहुत मेरी सुंदर, सफलता है। बहुत नहीं सुंदर। सुंदर। मुझे लगता है कि ये काम हो नहीं सकता, या ये काम कैसे होगा ये पता नहीं है। अगर इन दोनों बातों को अगर हम समझ लें, हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अक्सर सुनते हैं कि नहीं ये काम पॉसिबल नहीं, ये काम हो ही नहीं सकता है, या इसकी जगह ऐसा सोचें कि ये काम कैसे हो होगा सकता ये पता नहीं, ये जानकारी इकट्ठी करें। बिल्कुल। मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम में ये बात सामने आई है, और इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो नई शुरुआत हो सकती है, और जो काम असंभव लगते हैं वो भी संभव होने लग जाएंगे। तो इस धन्यवाद मधुप जी का धन्यवाद देते हैं जी। आप आए और इतनी सारी विस्तृत चर्चा और जो ये सोच विकसित करने की आपने हमें प्रेरणा दी कि कैसे काम करना है, कैसे तमाम चुनौतियों का सामना करना है और प्रयोग करते रहना है, ये बहुत बड़ी बहुत बात है। सुंदर। धन्यवाद देते हुए दर्शकों से लेते हैं विदा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।